नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो एक बहुत उपयोगी वीडियो साबित होगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यानी कि हरित क्रांति के भारत में बहुत बदलाव आए। पहला बदलाव आया कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होते चले गए। आज आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा और सुखद अनुभूति भी होगी कि आज भारत खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है। गेहूँ, चावल, चीनी और यहाँ तक कि दूध के मामले में भारत पहले और दूसरे नंबर पर है। गेहूँ के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, चावल के मामले में भारत का तीसरा स्थान है और दूध की पैदाइश में भारत पहले स्थान पर है। आज भरपूर मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध है। लेकिन 1947 से पहले या हरित क्रांति से पहले भारत में तब भी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न की परिभाषा बदल दी गई है। पहले हम खाद्यान्न के मामले में हमारी अपनी जो फसलें होती थी, अपने खाद्यान्न होते थे, अपने अनाज होते थे, उनको भी खाद्य वस्तु में शामिल करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद उन्होंने, जो हमारे विशेषज्ञ थे, हमारी सरकारें थी, हमारे जो खाद्य विभाग थे, उन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ दी कि आज सिर्फ गेहूँ चावल को खाद्यान्न माना जाता है। बाजरे को, ज्वार को, या इसको कोदो को कहें या मक्की को कहें या रागी को बोलें, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो हम परंपरागत रूप से सदियों से खाते रहे। इन्हें खाद्यान्न की कैटेगरी से, खाद्यान्न की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और उनकी जगह सिर्फ हाइब्रिड किस्म के गेहूं और चावलों को खाद्यान्न में सम्मिलित कर दिया गया। इसी तरह हम हरित क्रांति से पहले हाथ निर्मित और घरों में बनाए गुड़ शक्कर का प्रयोग करते थे। उसकी जगह परिष्कृत चीनी ने ले ली और परिष्कृत चीनी के बाद खाद्यान्न की परिभाषा के बाद हमारे यहाँ दो तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई। एक तो तेजी से कई तरह की बीमारियाँ पैदा होती चली गई, दूसरी हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या पैदा हो गई। उससे आज़ादी से पहले हमने कभी किसी भी देश से कोई खाद्यान्न वस्तु को आयात नहीं किया। हम निर्यातक रहे हैं, सदियों से निर्यातक रहे हैं। यदि आप देखोगे कि 100 साल पहले भारत की सीमाएं रसिया से लगती थीं, ईरान से लगती थी, इंडोनेशिया, मलेशिया तक जाती थीं। 100 साल पहले से भारत की सीमाएं सिकुड़ी। तो हमारे खाद्यान्न को हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पैदा होता है वही भारत का है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत विस्तृत रहा है और भारत हमेशा से, सदियों से, शताब्दियों से एक बड़ा निर्यातक रहा है। भारत से बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात होता रहा। भारत व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। भारत से व्यापार के रूप में हमारे विद्वान जाते थे, हमारी शिल्प जाती थी, हमारे इस्पात जाता था, मसाले जाते थे, हम खाद्यान्न वस्तु भी दूसरे देशों को भिजवाते थे। यहाँ तक कि हम तेल और तिलहन का भी यहाँ से निर्यात करते थे। हमारे पास सैकड़ों ऐसी आइटमें होती थीं जिनके माध्यम से हम दूसरे देशों को अपनी वस्तुएं निर्यात करते थे और वहाँ से अपने उपयोग की वस्तुएं वहाँ से खरीद के लाते थे। हमारे यहाँ सोने की खान नहीं है, हम सोना बाहर से लाते थे। लेकिन हमारे जो सुनार वर्ग था वो उस सोने और चांदी से गहने बनाता था, कई तरह की ज्वेलरीज निर्मित करते थे, तो उसका हम यहाँ से निर्यात करते थे। इसी तरह ऐसी सैकड़ों वस्तुएं थी जिनका हम निर्यात करते थे। भारत बड़ी नौकाएं बनाने का, समुद्र के जहाज बनाने का, रथ बनाने का बहुत बड़ा निर्यातक रहा है। और इन सब के कारण हम प्राचीन समय में स्वर्ण की चिड़िया कहे जाते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी बौद्धिक क्षमता थी कि हम पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से, अपनी जो प्रतिभाशाली गौरव था उससे प्रभावित करते थे। इसीलिए विदेशी आक्रांता तो सिर्फ दो चीज़ें लेके भारत में आते थे, एक घोड़े खच्चर और हाथ में तलवार। वो सिर्फ लूटने आते थे, वो सिर्फ धर्मांतरण करने आते थे, वो हमारी जो संस्कृति है, हमारे आत्मसम्मान है, उसको खंडित करने आते थे, हमें नष्ट भ्रष्ट करने आते थे। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले हजारों सालों में भारत में सिर्फ नष्ट करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए आक्रांता आते रहे, लूटने के लिए आते रहे। उन्होंने यहाँ की जो वस्तु कला है, भवन है, निर्माण मंदिर हैं या ऐसे शिल्प हैं, उनको लाखों की संख्या में नष्ट की, जिनके अवशेष अभी भी आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान से लेकर और केरल के सुदूर क्षेत्र तक, इंडोनेशिया, मलेशिया तक में भी
आज अपना अवशेष बनाए हुए हैं। तो इन सब के आधार पर कह सकते हो कि भारत प्राचीन काल में एक वैभवशाली राज्य था, और वैभवशाली राज्य ही नहीं था, हम खाद्यान्न के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर थे। हमारे खाद्यान्न में बहुत विविधता थी, हम मौसम के अनुसार खाते थे, हमें गर्मी में क्या खाना चाहिए, सर्दियों में भोजन के रूप में क्या लेना चाहिए, हमें बरसात के रूप में अपने को किस रूप में ढालना चाहिए, किस खाद्य वस्तुएं बेस नहीं खानी चाहिए, इन सब का विस्तृत ज्ञान था। और इसके आधार पर हम एक सशक्त भारत में रहते थे, स्वस्थ भारत में रहते थे, एक जीवंत भारत में रहते थे। हमारी बौद्धिक क्षमता का लोहा पूरा दुनिया मानती थी, इसीलिए भारत को प्राचीन समय में विश्व गुरु के रूप में विश्व गुरु के रूप में एक नया नाम दिया गया था, हमें सम्मान दिया गया था। तो जो लोग कहते हैं कि भारत आज आत्मनिर्भर हुआ खाद्यान्न के मामले में, तो ये सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि हरित क्रांति ने हमें भ्रम में डाल दिया है कि यदि आप गेहूं पैदा करेंगे, चावल पैदा करेंगे, तो ही आप सफल किसान हैं, तभी आप खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल, बस जबकि वस्तुतः इसके विपरीत है। हमारे यहाँ जब भी कुछ प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं, हमारे पास खाद्यान्न की अपार चीज़ें खुल जाती हैं। हम बनाना भी बहुत कुछ जानते हैं, गेहूं के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, ब्रेड और बंद के रूप में सिर्फ गेहूं का प्रयोग नहीं करते, हम गेहूं के माध्यम से भी हज़ारों तरह की चीज़ें बनाने में विशेषज्ञ रहे हैं। आप यदि भारत के पूरे राज्यों में जाओगे तो हज़ारों तरह की रोटियों की किस्म देख लेंगे, हज़ारों तरह की। हमारी जो माँ बहनें हैं, हमारी जो माता बहनें हैं, वो हज़ारों तरह की रोटियां बनाना जानती हैं, रोटियां सीखना जानती हैं। और ऐसी रोटियों को आप 1 घंटे ताज़ा रूप में भी खा सकते हैं और 1 महीने तक रख के भी खा सकते हैं। उनमें बहुत विविधता है, बहुत कलाएं हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि हर खाद्यान्न के पीछे एक पूरा इतिहास छिपा रहता है, पूरा एक विज्ञान छिपा रहता है। और हमारे पास खाद्यान्नों कभी सीमा नहीं रही। हम चावल यदि प्रयोग करते हैं तो पंजाब का चावल बंगाल में नहीं चलता है, क्योंकि बंगाली को अपना चावल चाहिए, क्योंकि उसके शरीर के लिए वही अनुकूल आता है, वही उसके लिए डाइजेस्ट होता है, उसी चावल के माध्यम से वो पोषक तत्वों को प्राप्त कर पाते हैं। इसी तरह यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत का जो खाद्यान्न है वो उनकी अनुकूलता के हिसाब से, उनकी जो स्थिति है उसके आधार पर है। उत्तर भारत का जो खाद्यान्न है दक्षिण भारत के लोगों को ज़्यादा सूट नहीं करता है। इसी तरह यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो दक्षिण का खाद्यान्न आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, आपके प्रतिकूल नहीं है। आपको वो नुकसान करेगा, वो कोई लाभ नहीं पैदा करेगा। आप सुना होगा उत्तर भारत में आज भी बहुत लोग रागी को नहीं जानते, लेकिन दक्षिण भारत का मुख्य आहार है रागी। और रागी में, ज्वार में, बाजरे में या गेहूँ जौ में बहुत भरपूर मात्रा में पोषक तत्व रहते हैं। ज्वार बाजरे को तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत माना गया है। इसी तरह जो रागी है, रागी को हम पूर्व में, हम उत्तर में, उत्तराखंड में देखें, हिमाचल में देखें या मध्य प्रदेश में देखें तो उसके नाम अलग अलग हैं और उसी तरह से उनकी विशेषताएं भी अलग हैं। जो रागी उत्तराखंड में होती है उसको मंडुआ कहते हैं, और यदि वही रागी यदि हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है तो उसको कुटकी कहते हैं। और इन दोनों के गुणों में विविधता है। ये जो उत्तराखंड की रागी है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयोडीन, जिंक और लौह तत्व मिलता है। यदि आप हिमाचल में जाएंगे और वहाँ की कुट्टू में देखेंगे तो उसकी जो रासायनिक संरचना है बिल्कुल उससे विपरीत है। दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण भारत के राज्यों में वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको विशेष पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो उनकी रागी में वो तत्व मिलते हैं। इसी तरह बाजरा भारत के बहुत बड़े भूभाग में उगता है। बाजरा हमारी 6 महीने की फसल रही है और बाजरा हमें न केवल पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है बल्कि बहुत सारे रोगों से बचाए हुए रखता है। और यदि आप अपने प्राकृतिक आहार पर रहते हैं, आप यदि ग्रीन रेवोल्यूशन के चैप्टर को भूल जाएं, ग्रीन रेवोल्यूशन की गाइडलाइन को भूल जाएं, तो आप देखेंगे कि आप कितनी बीमारी से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपना निजी अपने क्षेत्र का आहार सेवन करते हैं और उसमें बहुत विविधता है, आप विविधता कर सकते हैं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम बनाते रहें, लेकिन आप पिछले 100-125 सालों में या पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से उन सारी चीज़ों को भूल गए या भुला दिए गए। एक और बता दूं मैं आपको, हमारे देश में कई बार ऐतिहासिक किताबों में कहा जाता है, कई लोग नेता लोग भी जब
जब वोट मांगने आते हैं तो ऐसी बातें कह देते हैं कि आज से 100 साल पहले भारत में भयंकर बीमारी महामारी फैली थी, भयंकर अकाल पड़ा। ऐसी बातें सिर्फ कपोल कल्पना है। भारत में कभी ऐसे भयंकर ना तो अकाल पड़े, ना कभी महामारियाँ फैली। भारत में जो जितनी महामारियाँ फैली हैं वो या तो बूचर खानों से फैली हैं, यहाँ हजारों लाखों पशुओं को एकाएक काट दिया जाता है, उनका मांस वहाँ सड़ता है, उस मांस के सड़ने से वहाँ से कई तरह के जीवाणु विषाणु जन्म लेते हैं और वो आसपास फैलते हैं, उनके माध्यम से बीमारियाँ फैलती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि पशुओं की बात नहीं, युद्धों में लाखों की संख्या में मानव भी मारे जाते हैं। भारत में हर 6 महीने के बाद एक युद्ध होता था, कहीं ना कहीं हिंदुओं को, भारतीयों को काटा मारा जाता था और उनकी लाशें सड़ती रहती थी। तो उनकी लाशों के सड़ने के कारण भी कई तरह के जीवाणु विषाणु पैदा होते थे जो बीमारी का कारण बनते थे। इसलिए उन क्षेत्रों में कुछ विशेष समय के लिए ऐसी कई महामारियाँ फूट पड़ती थीं और उन महामारियों को उनको एक गलत नाम देकर प्रचलित किया गया कि वो किसी और कारण से थी। तो हमारे यहाँ कभी ना तो महामारी फैली, ना भुखमरी फैली, ना कभी सूखा पड़ा। हाँ, बारिश नहीं होती है, मानसून नहीं आता है तो उससे कुछ नुकसान तो होता है, लेकिन यदि 3 महीने मानसून नहीं आया तो हम वहाँ नष्ट नहीं हो जाते। इतिहास में उल जुलूल बातें बाद में लिखी गई या उनको प्रचारित कर दिया गया। भारत हमेशा से खुशहाल रहा है, भारत हमेशा से संपन्न रहा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सभी शीर्ष रहा है। 1960 से पहले, जब वैसे तो जो हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 के बाद से हुई है, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद से एक नए मापदंड स्थापित किए गए। भारत में हम समुद्र के नमक का सेवन करते थे, हम जो हमारी जो क्या झील हैं उनसे नमक तैयार करके उनका प्रयोग करते थे। नमक का हम बहुत बड़ा व्यापार करते थे। ऐसा नमक भी हमारे लिए स्वास्थ्यकारी था। ऐसे नमक से ना तो किसी को हार्ट की बीमारी होती थी, ना किसी का हाइपरटेंशन होता था, ना डायबिटीज होती थी। और लेकिन हमारी सरकारों ने 1952 से जब चाचा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई संशोधन हमारे लिए किए। उन्होंने आयोडाइड नमक को कंपलसरी कर दिया, जबकि उस समय तक भारत में जो थायराइड के पेशेंट थे बहुत नाम मात्र को होते थे। 1932 के आसपास अंग्रेज़ों ने एक यहाँ सर्वे कराया था भारत में, तब उस समय सिर्फ कुछ सीमित क्षेत्रों में कुछ संख्या में थायराइड के मरीज, हेंगा के मरीज, गोइटर के मरीज पाए गए थे और उनका क्षेत्र सीमित था। गंगा जो हिमालय की तलहटी है वहीं वो रोगी मिलते थे। लेकिन आज देखें, जब से हमने आयोडाइड नमक को कंपलसरी किया है, आज हमारे घरों में आयोडाइड नमक आ रहा है, चाहे वो टाटा बेच रहा है या कोई दूसरी कंपनी बेच रही है। आज देखेंगे भारत में 40% से ज़्यादा लोग थायराइड के मरीज़ हैं। हर घर में थायराइड का मरीज़ है और उनकी कोई सीमा नहीं रही। आज ना तो हिमालय की तलहटी तक सीमा रही है, ना कोई विशेष क्षेत्र रहा है। पूरे देश में आप शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, टाउन में चले जाओ, बड़े मेट्रो सिटी में चले जाओ, आप डॉक्टरों को देख लो, आप मजदूर को देख लो, सब में ये बीमारियां हैं। थायराइड की सब में बीमारी है। एक किसान के में भी थायराइड की बीमारी है तो एक डॉक्टर और एक विशेष जो प्रोफेसर है उसको भी थायराइड की बीमारी है। तो थायराइड की बीमारी कॉमन हो गई। इसी तरह डायबिटीज देखें, हार्ट की बीमारी देखें, कॉमन बीमारी है, हर एक को हो रही है। डॉक्टर इससे बचे नहीं हैं। यदि आम जनता में देखेंगे कि थायराइड डायबिटीज़ कितने मरीज़ हैं, तो आम जनता में भी 12 से 13% डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। इसी तरह आप डॉक्टरों में देखोगे तो डॉक्टरों में 2% ज़्यादा डायबिटिक के मरीज़ हैं। आप प्रोफेसर्स में देखो, जो लोगों को ज्ञान बांटते हैं, जो लोगों को बौद्धिक रूप से प्रबीण बनाते हैं, उनमें भी बीमारी का स्तर वही है। कोई भी वर्ग हमारे देश में बीमारियों से बचा नहीं है। तो मेरा कहने का भाव है कि 1960 के बाद से, जब से हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, तब से हमारे देश में स्वास्थ्य खो गया, बीमारियों की उत्पत्ति शुरू हो गई, एक के बाद एक नई बीमारी सामने आने लगी और बीमारियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। हाँ, उसके बाद से एक चीज़ अवश्य हुई कि हमारा पैरामीटर बदल गया, हमारे यहाँ एक नया क्षेत्र खुल गया। उसके बाद से हर गली कूंजी में आपको मेडिकल शॉप खुलने लग चल गई। हर गांव, देहात, शहर में आपको डॉक्टर का क्लिनिक मिलने शुरू हो गया। आपको अस्पताल हर जगह मिलने लगे। हर 500 मीटर में एक
अस्पताल या नर्सिंग होम आपको उपलब्ध होने लगा, ये अवश्य हुआ। लेकिन उससे पहले हमें ना तो हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, ना नर्सिंग होम की ज़रूरत थी, ना डॉक्टरों की ज़रूरत थी। उसके बावजूद भी हम दीर्घ आयु जीते थे, स्वस्थ रहते थे और बहुत कठोर श्रम कर पाते थे। आज तो हम श्रम ही नहीं कर पाते। इसी तरह एक चीज़ घटना और हुई जिस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। भारत में एक और अद्भुत घटना हुई कि हमने धन के मायने बदल दिए। आज एक व्यक्ति यदि किसी बैंक में पानी पिलाता है और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, यदि बैंक के अलावा कहीं दुकान करके बैठा है, तो दोनों की सैलरी में फ़र्क इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ बैंक की उपयोगिता को देख के उसको 50,000 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। आप यदि घर में बैठे हैं, एक मजदूरी कर रहे हैं, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो हमने एक चीज़ और भी देखी कि पिछले 150-200 सालों में भारत में हमारे धन की परिभाषा बदल दी गई। हमारे धन की परिभाषा से भारत का एक बड़ा सेक्शन अचानक गरीब हो गया। तो इस पर मैं अगला वीडियो डालूंगा। आज मैंने डाला है कि 1960 से ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने क्या पाया और क्या खोया, और ऐसे जो कई विषय मैं पर आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद मित्रों।